शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। 12 जुलाई वो तारीख है जब मौजूदा पीसीसी चीफ दीपक बैज अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। एक चर्चा ये है कि दीपक बैज रिपीट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कार्य करने के लिए जो वक्त मिला पता विपक्षी उन्हें ज्यादा मिला। तो वहीं दूसरे समीकरण के तहत अलग अलग जाति वर्ग के तहत अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण के तहत ये कहा जा रहा है कि कोई दीगर नेता ही इसमें अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के भीतर की इस रणनीति में भाजपा बड़े इत्मीनान से देखते हुए आनंद ले रही है। भाजपा के नेता गाहे बगाहे तंज कसते हैं कि कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि उन्हें करना क्या है, अध्यक्ष तो किसी को भी बना दिया जाएगा, जिसको आलाकमान से इशारा मिलेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अध्यक्ष पद को लेकर बचे इस खींचतान के बीच आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सत्ता के गलियारों से ज्यादा हलचल कांग्रेस संगठन के भीतर मची है। 12 जुलाई की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया है। सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टी का रुख क्या होगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या दीपक बैज अपनी ताजपोशी दोबारा कराने में कामयाब होंगे या कांग्रेस नेतृत्व किसी नए चेहरे को सामने लाकर बड़ा दांव खेलेगा। इस सियासी उठापटक के बीच बड़े नेताओं की गोपनीय मुलाकातों और बदलते बयानों ने दिल्ली से रायपुर तक का पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ टीएस सिंहदेव संगठन में बदलाव की चर्चाओं को हवा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चरणदास महंत भी यह कहकर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं कि राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनते हैं ऐसा नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में चर्चाएं देश भर में चल रही है, विभिन्न राज्यों में, तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी। पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं 4-5 राज्यों में उनमें बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2-2.5 साल हो जाते हैं तो नए लोगों के साथ चुनाव किए जाए। यहाँ के बारे में भी चर्चा है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक राहुल जी का यहाँ दौरा नहीं हो जाता, हमारे जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता, तब तक कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। साफ है कि संगठन के भीतर एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इन सारी चर्चाओं को मीडिया की उपज बता रहे हैं। इस खींचतान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितने बदलाव कर ले, जनता का विश्वास खो चुकी है। बीजेपी का मानना है कि गुटबाजी कांग्रेस की पुरानी परंपरा है और जनता उसे पहले ही नकार चुकी है। देखिए, कोई कह नहीं रहा है, वो सब आप मीडिया के लोग चला रहे हो। देखिए, हमने कहा ये आलाकमान का विषय है, ये आपके कहने से, आपके चलाने से कोई मीडिया लिख देगा, कोई ये उससे कुछ होना नहीं है। जनता का मोह भंग हो चुका है सरकार से और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, उसी का नतीजा है। पुनः फिर भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पे कर रही है। कांग्रेस में तो अभी नहीं, जब से मैं होश संभाला हूँ और आप लोग भी होश संभाले होंगे तब से देख रहे होंगे कि इनकी आपसी गुटबाजी सदैव से रहती है, इनकी परंपरा में है, इनके संस्कार में है, वही उभर कर आता है जब जब ऐसे कोई निर्णय होते हैं। तो अभी हमारा देखने का काम नहीं है, ये कांग्रेस का देखने का काम है। वो लोग अपना देखें, लेकिन कुछ भी कर लें, कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। वरिष्ठ नेता बदलाव की आस में बैठे हैं, तो अध्यक्ष जी सब चंगासी का बोर्ड टांग खड़े हैं। वैसे इस पूरी उठापटक का असली मजा तो बीजेपी ले रही है, जिसे बैठे बिठाए तंज कसने का पूरा ट्रक मिल गया है। देखना यह है कि हाईकमान वाकई कोई बड़ा फैसला लेता है या फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का यह कुर्सी पुराण सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस और बीजेपी के ठहाकों तक ही सीमित रह जाती है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के नाम पे सियासी गलियारों में बीजेपी क्या कर रही है। चलिए 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से आरपी सिंह साहब है, आप मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बड़े वरिष्ठ नेता है। आरपी सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीति विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत को बेहद करीब से जानने वाले प्रफुल्ल पारे जी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन जब जब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा चलती है, सियासी गलियारों में इतनी हलचल क्यों बढ़ जाती है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक में? देखिए, राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
और उसके अध्यक्ष को लेकर के जब चयन की प्रक्रिया होती है तो सतह के भीतर एक लड़ाई जैसी, जिसको लड़ाई तो नहीं कहना चाहिए, खींचतान जरूर मचती है और कई बार वो खींचतान बाहर भी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खींचतान होती है, सतह के अंदर सब कुछ होता है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस की कार्यशैली ऐसी है काम करने की कि वो जो उसको कहते हैं कि ऊंट जो है वो बहुत ज्यादा छिप नहीं पाता, उसकी हाइट दिख जाती है, तो वो सब कुछ सामने आ जाता है। अब देखिए कि दीपक बैज ने ये खुलेआम मीडिया के सामने कह दिया कि टीएस बाबा को जो है वो दिल्ली की राजनीति करना चाहिए, अब जबकि वो इच्छा जता रहे कि हमको प्रदेश की कमान मिले। ठीक, भूपेश बघेल ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पर कि कोई भूपेश बघेल को फिर से जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप जो मोटा मोटी मेरे समझ में आता है वो टीएस बाबा और दीपक बैज के बीच में, लेकिन दीपक बैज को पार्टी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी ये उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन अवधेश जी, आप ना कुछ 2-4 घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें कि पिछले कुछ दिनों से आप ये देखिएगा कि राहुल गांधी बहुत ही कड़क और बिल्कुल एक तरफा डिसीजन ले रहे हैं। मतलब अब ये वो बात नहीं रही कि आप राहुल गांधी को मतलब या सोनिया जी या वेणुगोपाल जी या प्रियंका जी, मतलब कांग्रेस में जो दिखाई दे रहा है आला कमान का मतलब राहुल गांधी, और राहुल गांधी के कुछ फैसले आपको केरल से समझ में आ जाएंगे। केरल में सतीशन और रमेश चन्नीथला और वेणुगोपाल राहुल गांधी के कितने करीबी हैं सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था राहुल गांधी को कि केरल में डिमांड किसकी है, सतीशन की है, इसलिए उन्होंने उनको सीएम बनाया। अगर राहुल गांधी जिस तरह से आपको बताया कि प्रशिक्षण शिविर लेंगे, वो मिलेंगे, तो अगर उनके पास ऐसा कुछ फीडबैक आता है या वो सोचते हैं तो वो कोई एक नया चेहरा भी ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जातीय समीकरण ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, सुंदरानी जी जरा बताइएगा कि कांग्रेस तैयारी कर रही है 2028 की, प्रदेश अध्यक्ष को लेके कमान किसे मिलेगा, इस पे भी चर्चाएं हैं। बीजेपी क्यों काउंटर कर रही है, बीजेपी क्यों दखल अंदाजी कर रही है कि साहब आप में तो गुटबाजी है। श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से कांग्रेस में गुटबाजी देख रहा हूं। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, मैं सबसे पहले तो आरपी सिंह जी को बहुत बधाई दूंगा, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में आज वो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको बधाई। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे क्या असर पड़ता है? अगर गुटबाजी शुरू से है, हमेशा कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से ग्रस्त रही है, तो हमें इसका कोई कारण नहीं, हमको कोई न खुश होने की जरूरत है, न हम कभी नाराज होने की जरूरत है। उनके दल का मामला है, हमेशा गुटबाजी रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे दल अपने आप में टूटा रहे, अपने आप में 4-5 बैंड का रेडियो जैसा काम करते रहे। टीएस बाबा वहाँ पे अध्यक्ष बनने के लिए घूम रहे हैं, पूरे जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। चरणदास महंत का अलग एक अपना ये, भूपेश बघेल जी अपनी एक लाइन लेके चल रहे हैं, और दीपक बैज जी तो कोई काम ही नहीं है। वो आते हैं कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में आते हैं, एक एसी के रूम में बैठते हैं, प्रेस को संबोधित करते हैं, रोज की एक रूटीन है। इसके अलावा कोई 3 साल में उन्होंने कोई जनता से सीधा जुड़ के कोई काम किया हो, ऐसा तो कोई उदाहरण मिलता नहीं। चलिए अब जवाब ले लेते हैं आपके से। कांग्रेस पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाए, टीएस बाबा 80 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनावे, हम तो 45 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं हमारी पार्टी। चलिए आपके सिंह जी, आपको बधाई भी है, सुंदरानी जी बधाई भी दे रहे, कह रहे कि बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक तरफ दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस इसी तरह से रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दर्द ये है कि सरकार उनकी यहाँ आ गई है। सरकार क्यों आई है उनको आज तक समझ में नहीं आया। उनकी पूरी सरकार को उठा के देख लीजिए, कोई आदमी काम करता हुआ नजर आता है? नहीं। तो क्या करें, टीवी में हम कुछ बोलें तो कम से कम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में हमारी बातचीत जिंदा रहे। मैं आपको इनकी पार्टी का इतिहास बताता हूँ। 2000 में राज्य बना अवधेश भाई, तब से लेकर 2024 तक इनकी पार्टी में 10 अध्यक्ष बने। मतलब औसत कार्यकाल जो है एक आदमी का 2.25 साल रहा, और एक अध्यक्ष तो ऐसे थे स्वनाम धन्य शिव प्रताप सिंह, उनका कार्यकाल 1 साल रहा मुश्किल से।
हमारे यहाँ जब से राज्य बना तब से अभी तक सब मिला के 7 अध्यक्ष रहे, तो कहाँ गुटबाजी ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप ये बताइए कि किसी भी राज्य में सीएम का फैसला कैसे होता है? वहां विधायक दल की बैठक होती है, विधायक चुनते हैं कि अमुक आदमी हमारा नेता होगा, वो आगे चल के सीएम बनता है। शाह जी को किसने चुना? क्या इनकी पार्टी में लोकतंत्र है? अगर इनकी पार्टी में लोकतंत्र है तो ब्रिजमोहन जी का क्या हाल है, और जो वरिष्ठ नेता उनका क्या हाल है? तो मैं सलाह दूंगा कि जनता ने आपको जो चुना है ना, उस पर काम कीजिए। और बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि दीपक बैज जी का कोई काम नहीं है। अभी नगरीय निकाय उपचुनाव हुए, पूरे बस्तर संभाग में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। सबसे मजेदार बात है उदय जी कि जगदलपुर में जहां से इनके अध्यक्ष आते हैं, वहां एक पार्षद का चुनाव अध्यक्ष पूरी पार्टी मिलकर नहीं जीत पाई। मैंने स्थानीय लोगों से जब बात किया तो हमारे मीडिया के बंधुओं ने बताया कि खाली मोदी जी और अमित शाह की सभा उस वार्ड में होना बच गया था, बाकी सारे नेताओं का वहां दौरा हो चुका था। तो ये इनकी स्थिति है। तो अभी 2.5 साल का समय बचा है, अधिकतम आपको काम करने के लिए मिलेगा, सब मिला जुला के 1.5 साल, 1 साल में कोई काम होता नहीं है, तो उस पर ध्यान दीजिए आप। सुंदरानी जी, अपने घर पे ध्यान देंगे तो मजबूती बढ़ेगी, कांग्रेस पे ध्यान देंगे, दुआ करेंगे कि कांग्रेस ऐसे ही रहे, तो कैसे काम चलेगा? जनता जनार्दन तो है, सब एनालिसिस कर रही है। अभी जो इलेक्शन हुए उसका परिणाम बता रहे हैं आरपी सिंह जी कि साहब क्या हुआ आपके प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में, आप चुनाव नहीं जीत पाए। डॉक्टर अवधेश जी, जो जगदलपुर का पार्षद का चुनाव इन्होंने जीता है, वहां कभी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है क्या? पिछले नगर निगम के चुनाव में भी वो वार्ड कांग्रेस के पास था, उसके 30 साल पहले भी कांग्रेस के पास रहा है, और कंटिन्यू एक बार भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। 50 साल बाद बंगाल जीते, हम जीतेंगे ना। ऐसा कुछ सीटें तो ये तब क्यों दे रहे कि वहाँ कांग्रेस भाजपा कभी नहीं जीती? अच्छा, ये छोटे से चुनाव, मैं बोल रहा हूँ एक विधानसभा के भी इस स्तर के चुनाव नहीं थे, उतने मतदाताओं का भी चुनाव नहीं था। इन्होंने उस पे धारणा बनाना शुरू कर दिया, और आरपी सिंह जी जो मीडिया में नहीं आ रहे थे वो भी निकल आए 4 उपचुनाव के परिणाम देखकर। तो निश्चित रूप से मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, ऐसा लगे रहे। आज नहीं तो कल हम भी 50 साल बाद सरकार में आए, और 50 साल मेहनत किया हमारे लोगों ने, अपने प्राण प्रतिष्ठा लगाकर इस दल को खड़ा किया है। 2 सीट पे थे, 4 हम आज पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे हैं, और सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जवाहरलाल नेहरू जी से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी लगी रहे इसी ढंग से। हमें कांग्रेस पार्टी क्या कर रही इससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम 2028 में भी जीतेंगे और 28 के बाद 33 में भी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बनाए रखे, क्योंकि इन्होंने 5 साल जनता ने मौका दिया था, और बड़ा मौका दिया था। 70 सीट तक का बहुमत इनके पास था। दुर्भाग्य से ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही। महादेव सट्टा ऐप हो या शराब के नकली शराब होलोग्राम, सब ये सब चीजें जनता नहीं भूलने वाली। इनके साथ एक चिपका हुआ है मामला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास आता। एक बार प्रफुल्ल जी का रुक करते, फिर आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा। प्रफुल्ल जी, क्यों ऐसा लग रहा है, या क्यों ऐसी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि केवल और केवल पीसीसी चीफ के लिए दीपक बैज बनाम टीएस सिंहदेव? क्या प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व नहीं हो सकता? आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, क्या एससी समुदाय का कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता? क्यों ये नैरेटिव सेट, क्या ये नैरेटिव कांग्रेस ही सेट कर रही है, या राजनीतिक के जो जानकार है वो इसको लेके आगे बढ़ रहे? नहीं, देखिए, बिल्कुल मुझको ऐसा लगता है कि दीपक बैज इतने लंबे समय से प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो कांग्रेस का भी जो प्रदेश संगठन का मुखिया है वो एक आदिवासी होना चाहिए। लेकिन नैरेटिव बनाना और नैरेटिव तोड़ने का काम ये तो संगठन में बैठे, मैंने आपको बताया ना कि राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करता है। अभी जिस तरह से कुछ कड़े कड़े फैसले कांग्रेस के हाईकमान ने लिए हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस नैरेटिव को भी कांग्रेस का संगठन तोड़ दे, और कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जिसके बारे में शायद आपने ना सोचा हो, हमने किसी ने विचार न किया हो। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को एक नई कांग्रेस बनानी है, वो बार बार बोलते हैं कि हमको मतलब नए सिरे से लड़ना है, लंबी लड़ाई लड़नी है।
तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको ऊर्जावान लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, उसमें टीएस सिंहदेव तो फिट बैठते नहीं है ना। और जो दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं, चरणदास महंत ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष भी एक बड़ा पद होता है और वो तो एक सरकारी पद होता है, उसमें सुविधाएं भी होती हैं, ग्लैमरस भी होता है। तो उनको ला करके पीसीसी का अध्यक्ष बनाएंगे वो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं। और भूपेश बघेल चूंकि पहले भी सीएम रहे, अभी राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, तो मुझको लगता है कि या तो उस आदिवासी वाले नैरेटिव पर कांग्रेस कायम रहेगी, और अगर नहीं तो फिर ये नैरेटिव टूटेगा, मुझको ऐसा लगता है। ठीक है आरपी सिंह जी, 2047 विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है राज्यों में, केंद्र में। 2047 से पहले सब कुछ सामान्य रहे तो छत्तीसगढ़ में 4 विधानसभा के चुनाव होंगे, 28 में, 33 में, 38 में और 43 में। सुंदरानी जी ने तो 2 की भविष्यवाणी कर दी कि साहब 28 और 33 हम जीतेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आपका कोई भी हो, चुनाव कैसे जीतेंगे? 10 साल के लिए तो भी सब कर लिया। बात पता नहीं, हम जिंदा रहे नहीं रहे, इसलिए मैं 33 तक का ये अनुमान तो लगा सकता हूं। अच्छे से मुझे याद है, एक बार मैं एयरपोर्ट से लौट रहा था 18 वाले चुनाव से पहले, तो श्रीचंद भाई ने एक दीवार पर लिखवाया था कि रमन सिंह परमानेंट मुख्यमंत्री है, और बीजेपी आ गई कितनी सीट पे? 14 सीट पे। तो ये मुगालता तो आप छोड़ दीजिए कि हम ये जीतेंगे, इसके बाद भी जीतेंगे। अगले चुनाव में आपकी 10 सीटें आएंगी नहीं आएंगी, पहले इसकी चिंता कीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि टीएस बाबा 80 साल के बुजुर्ग हैं। टीएस बाबा साहब की उम्र मोदी जी से कम है। अगर उनसे ज्यादा उम्र का आदमी इस देश को चला सकता है, तो उनसे कम उम्र का आदमी इस प्रदेश को भी चला सकता है। दूसरी बात, आप कहते हैं गुटबाजी, आपके यहाँ आए दिन 4 मंत्री हटेंगे, 5 मंत्री हटेंगे। सट्टा बाजार में सट्टा लगता है साहब कि 4 हटने वाले कि 6 हटने वाले। आप लोग अगर आपका काम, अगर आपकी सरकार बनने के 6 महीने बाद ही चर्चा शुरू हो गई। सरकार में बहुत अच्छा काम चल रहा है, एक मिनट सुन लीजिए। अगर आपकी सरकार में बहुत अच्छा काम चल रहा है तो क्यों ये खबरें छपती हैं कि 4 मंत्री हटेंगे, 5 मंत्री हटेंगे, फलाना मंत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड को 3 करोड़ का बंगला दिया है? ये तो हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो मीडिया के माध्यम से आ रहा है। मैं फिर आपको सलाह दूंगा और आपकी पार्टी के लोगों को सलाह दूंगा कि अपनी चिंता कीजिए। रही बात आगे चुनाव ना, मेरा दावा है जो राहुल जी ने कहा है, इस चैनल पर आके फिर से बोल रहा जिम्मेदारी से कि मोदी जी 2027 पार नहीं कर पाएंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था भारत की गिरती जा रही है, आज देखिए, आज भी सेंसेक्स जो है लगभग 500 पॉइंट से नीचे गिरा है। हमारे देश के ऊपर मोदी जी के पीएम बनने से ऊपर, पहले सुन लीजिए, मोदी जी अर्थव्यवस्था का शेयर के सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। हमारे देश में मोदी जी के पीएम बनने से पहले 54 लाख करोड़ का कर्ज था। आज कितना कर्ज है? 230 लाख करोड़ से ऊपर। आज ये स्थिति है कि बैंक के एटीएम में जितना पैसा डाला जाता है, उन कंपनियों को मात्र उसका 47% मिल रहा है। तो आने वाले समय में हालात बहुत खराब होंगे, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, भारत की जीडीपी अभी जो आंकड़े आए 7.6 से ऊपर हो गई है। 4.4 थी। मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री थे, बड़े अर्थशास्त्री थे। आज अगर मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया है तो कहीं न कहीं जीडीपी उसका उदाहरण है। अरे आप हाँ, बोलो। ठीक है सुंदर जी, आप कंप्लीट। आप ठीक, देखिए बहुत लंबे समय बाद आए तो आज बोलने दीजिए। हम आरबीआई का परसों का बयान है कि हमने जीडीपी के अनुमानित जो आंकड़े से कम कर दिए हैं। अब श्रीचंद भाई कौन सा जीडीपी बैठते हैं? गैस डीजल पेट्रोल जीडीपी बोलते होंगे, तो वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रास अपना कैलकुलेट करता है वो नीचे आ रहा है। ठीक है सुंदरानी जी, आप तो चैम्बर के लंबे समय तक संरक्षण पदाधिकारी रहे हैं। जीडीपी ठीक है, जो भी हो, देश की स्थिति पे तो चर्चा होनी चाहिए। नहीं, निश्चित होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल पे भी चर्चा होनी चाहिए, गैस पे भी चर्चा होनी चाहिए और आम महंगाई पे भी चर्चा होनी चाहिए। मैं कभी चर्चा से भागता नहीं। मैं सही बात है, मैं 35 साल तक चेंबर ऑफ कॉमर्स का पदाधिकारी रहा हूँ। महंगाई की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय थी 10,000 के आसपास। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे नेता रहे हैं मनमोहन सिंह जी। मैं उनकी कभी आलोचना नहीं किया हूं, न कभी करूंगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी एक अच्छी छवि थी। 10,000 से ऊपर की प्रति व्यक्ति आय नहीं थी। आज 2.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अगर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उस अनुपात में महंगाई बढ़ी है क्या? अरे आपको ठीक कर दूं, सुनिए, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट सुन लीजिए। 157 देशों में प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है। हिंदुस्तान चौथे नंबर पे है आज, 149वें नंबर पे। सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए पहले। 157 देशों में भारत का स्थान 149, 149वां है। दूसरा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के पढ़िए,
हम चौथी इकोनॉमी में रहे, वहां से गिरते गिरते आ गए छठवीं इकोनॉमी। शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अभी 7वें नंबर पे हैं। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, कहाँ किताब पढ़ते हैं? दुनिया के डाटे देखिए, देश का सत्यानाश हो चुका है। सुंदरानी जी प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? ठीक है सुंदरानी जी, सुंदरानी जी ठीक है, थोड़ा सा आगे विषय, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस नया पीसीसी चीफ चुनने जा रही है या फिर दीपक बैच को रिपीट करने जा रही है। कांग्रेस तैयारी करेगी साहब 2028 में जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत दमदारी के साथ मैदान में उतरेगी, और दिखाई भी पड़ रहा है कि कांग्रेस रोज एक विषय को लेकर सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही है। बीजेपी काउंटर क्या करेगी? आप लोग उस अभियान पे लगे हुए घर घर जाने के। डॉक्टर अवधेश जी, हमारी पार्टी 5 साल तक पूरी सक्रिय रहती है। हम चुनाव जीते या हारे, देखिए हमने बंगाल इसलिए जीता कि हम 5 साल तक वहां पे लड़ते दिखे हैं और लड़ रहे हैं। आज भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे जहां पे हमारी सरकार है वहां, जहां विपक्ष में हम वहां, हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है, किसी न किसी माध्यम से जनता के बीच में रहता है। ये टूटी फूटी कांग्रेस हमसे 28 में मुकाबला करेगी? दूर दूर तक मुकाबले में नहीं रहेगी कांग्रेस। प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होना तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी दल के लिए चुनावी बात है। तो सुंदरानी जी कह रहे बड़े गंभीरता से कि टूटी फूटी कांग्रेस, ये वही टूटी फूटी कांग्रेस कोट अनकोट है जो 2018 में सर्वाधिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा में लौटी थी। अवधेश भाई, मैं कभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कमजोर नहीं मानता। सबसे मजबूत मुझे अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत में कांग्रेस किस राज्य में मजबूत है तो निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ है। 90 सीटों की विधानसभा है जिसमें कांग्रेस 35-36 पर हमेशा आई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों तक पहुंची है। तो मतलब वैसी गति कांग्रेस की कभी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस 35-36 हमेशा से जीतते आई है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 10 या 12 10-12 मतलब सीटों के नुकसान से, और वोटों का परसेंटेज भी आप अगर देखें वोटों और जो 2013 का जो चुनाव था उसमें तो 50,000 वोटों का फासला था। तो इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कम से कम कमजोर नहीं है, मतलब ये मेरा मानना है ऐसा। और ऐसा मतलब कोई सुनी सुनाई यह बात नहीं है, ये सच भी है। आप यथार्थ की धरातल पर भी देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। बाकी अन्य राज्यों में हालत खस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ठीक ठाक स्थिति है। अब वो अध्यक्ष किसको बनाते हैं और उनकी क्या रणनीति रहती है, आदिवासी चेहरा सामने ला करके एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से उसको मतलब कंपेयर करना और उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना कि हम भी आदिवासी चेहरा लेकर के आए हैं, या ये भी एक चीज हो सकती है। अब ये फैसला तो उनके हाईकमान को करना है, हम तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाँ। ये बात तो बिल्कुल सही, प्रफुल्ल जी सही कह रहे हैं, आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस सबसे मजबूत रही है छत्तीसगढ़ में। जब वो सरकार में आई तो 72 सीटों पे आई, जब अभी विपक्ष में आई तो 35 सीटों के साथ विपक्ष में है। मैं प्रफुल्ल जी की इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस एक जमाने में या मजबूत स्थिति में रही। 2023 में भी 35 सीट, विशेषकर मध्य प्रदेश के समय में देखिए 35 सीट लाना एक समीकरण के तहत, कई बार उस वक्त तो ये लोग 70 सीट की कल्पना कर रहे थे और 35 सीट पे सिमट गए, वो कोई बात नहीं है। 400 पार की याद दिलाएंगे आपको तो फिर विषयांतर हो जाएंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको इतना विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस की स्थिति वो नहीं रही। कांग्रेस बस्तर में हो या सरगुजा में हो, जो एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ रहा, स्वयं टीएस बाबा चुनाव हार गए पिछली बार, इस बार तो और स्थिति सरगुजा में खराब है। बस्तर में आप देख ही रहे हैं कि सारी स्थिति खराब है। नक्सलवाद को समाप्त करने का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिलेगा कि वहां विकास होगा। अभी तक विकास से दूर था बस्तर, अब विकास होने की स्थिति में आ गया। तो निश्चित रूप से हम प्रदेश में वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति में रहेंगे। चलिए आरपी सिंह जी से सब जवाब दे दीजिए कि बीजेपी, हम 54 से बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। बढ़ते क्रम में बीजेपी आगे बढ़ रही है। अवधेश भाई, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, इनके मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा सीट पे जीत नहीं पाएंगे। अभी से हार का बहाना खोज रहे हो। सुन लीजिए, इनके मुख्यमंत्री के यहाँ नगर पंचायत का चुनाव होता है, कौन जीतता है? कांग्रेस जीतती है। तो इनका प्रदेश अध्यक्ष अपने अवार्ड नहीं बचा पाता है, इनके मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की नगर पंचायत नहीं बचा पाते हैं। तो बिल्ली के भाग से छीका फूटा है, छीका हर बार नहीं फूटेगा, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बातें बोले विकास हो रहा ना सरगुजा में साहब, 3 लाख पेड़ कट गए, 7 लाख पेड़ काटने की तैयारी है,
और उसके बाद रामगढ़ पर्वत, जहां पर माता जानकी की रसोई है, जहां से प्रभु राम होकर गुजरे हैं, आज उसकी खबर पड़ रहा था कि उसको भी काटने की तैयारी है। तो जहां से प्रभु राम गुजरे हैं उस पहाड़ को भी नहीं छोड़ेंगे। बस्तर का भी आने वाले समय में यही हाल होगा। आप अपने संवाददाता को भेज के पता लगा लीजिएगा कि बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जंगल की कटाई अभी से शुरू हो गई है। क्यों काटे जा रहे हैं? ना किसी को माइनिंग लीज मिली है, ना काटने का अधिकार मिला है। अंदरूनी क्षेत्र में जंगल रोज कट रहे हैं। आदिवासी जाके विरोध करते हैं तो पुलिस उनको जाके पकड़ ला के अपना मार्ग भगा देती है। तो ये जो, और सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रुप का एक टीवी चैनल चलता है, नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें आज मैं एक न्यूज देख रहा था कि सरगुजा में 16 लाख पेड़ लगाए गए हैं। मैं 16 लाख छोड़िए सुंदरानी जी, आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मेरे को 16 पेड़ दिखा दीजिए जो अडानी ग्रुप ने वहां लगाया है। तो इस प्रदेश को लूटने का जो सिलसिला आपने सरगुजा से शुरू किया है, इस सरकार के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले वो बस्तर तक पहुंच जाएगा। चलिए, जनता जनार्दन है, तय करेगी कि किसे रोकना है, किसे आगे बढ़ाना है। मुख्य प्रवक्ता इसलिए बनाया कि मन गढ़ंत बातें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे डैमेज किया जाए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, पारे साहब आपका शुक्रिया, आरपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन है, तय करेगी कि किसे बहुमत देना है, किसे आगे बढ़ाना है। लेकिन इन सबसे पहले बड़ी बात यह कि कौन पीसीसी का अगला चीफ होगा, इसके लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।